वंदे मातरम। इसके पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में संतुलन देखा था कि किस प्रकार से संतुलन होता है। उसके विषय में हमने पहले बता दिया था कि कैसे इनकी आर्थिक क्रियाओं को पढ़ना है। सबसे पहले कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं। उसके द्वारा हम अपने अनुमानित लक्ष्य को या जो प्रत्याशित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करते हैं। तो इसके पीछे जो इस क्रिया की शुरुआत होती है वो इक्विलिब्रियम से होती है, और इक्विलिब्रियम में 2 सिद्धांत हैं मैंने दिया था। इक्विलिब्रियम में 2 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा होता है जनरल इक्विलिब्रियम। दो प्रकार के इक्विलिब्रियम। जो पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है वो जॉन मार्शल ने दिया था, और जो जनरल इक्विलिब्रियम है इसे वालरस ने दिया था। पार्शियल इक्विलिब्रियम वस्तुतः देखिए, जो पार्शियल है, पार्शियल का मतलब होता है हिस्सा या अंश, इसे आंशिक संतुलन भी बोलते हैं। और पार्शियल में केवल एक मार्केट को शामिल किया जाता है और अन्य सारे मार्केट को, अन्य सारे बाजार को स्थिर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, एग्जांपल अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या कोई पूरक वस्तु है या सब्स्टिट्यूट वस्तु है। सब्स्टिट्यूट वस्तु मींस ये होता है, जैसे मान लीजिए अनार है और संतरा है, इस तरीके से। चाय है, कॉफी। चाय कॉफी क्या होता है कि ये पूरक वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, चाय और कॉफी। ठीक है, चाय हो या कॉफी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर चाय की, इस दोनों में सीधे संबंध होता है। चाय का जो दाम बढ़ेगा तो कॉफी का दाम क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि कॉफी का दाम कम होता नहीं है। वस्तुतः जब ये चाय का दाम बढ़ता है तो कॉफी का दाम अपने आप उसकी तुलना में कम होता है, जिसके कारण चाय लोग कम पसंद करेंगे और कॉफी को लोग अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी कीमत कम है। इसलिए इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिव गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अर्थ ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक अर्थ ये होता है कि दोनों रिलेटेड है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई पेट्रोल है, पेट्रोल और कार दोनों में जो संबंध है वो पूरक का संबंध, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर कार की कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका फ्लक्चुएट, जो उसका इफेक्शन होता है पेट्रोल पे पड़ता है। और जैसे जैसे पेट्रोल पे, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से उसका कार है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इट मींस इसके मेरे बताने का तथ्य ये था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो होता है तो मार्शल ने दिया था। इसका अर्थ ये होता है कि कोई एक मार्केट लेते हैं, जैसे समझ लीजिए चाय की मार्केट या कॉफी की मार्केट। तो चाय की जो मार्केट है उसका प्रभाव कॉफी के मार्केट पे नहीं पड़ रहा है, ये मानते हुए चलते हैं। इसके 2-3 एजम्पशन है, इसको पहले आपको लिखना चाहिए। सबसे पहला है कि ये जो प्रेफरेंसेस है, इन्होंने जो भी माना है उपयोगिता क्रमवाचक माना है, अर्थात उपयोगिता को नाप सकते हैं। चाय से कितना हमको संतुष्टि मिली, उपयोगिता में संतुष्टि, तो कितना संतुष्टि मिली उसको हम लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर दूसरा, ये मानते हैं कि बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगिता वाला है। बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला होता क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, और जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता पूर्णतः बुद्धिमान है, विवेकपूर्ण है। ये 3 मान्यताएं जो हैं ये चलती रहती हैं। ये जो प्रतिष्ठित मान्यताएं हैं इसको लेके पार्शियल इक्विलिब्रियम में जॉन मार्शल भी लेके चलते हैं। तो हम इसको करते हैं। और इन्होंने जो माना है वो बोलते हैं कि क्वांटिटी इज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा किस पे निर्भर है, इज अ फंक्शन ऑफ पी, अर्थात जो किसी वस्तु की मात्रा है क्यू। फंक्शन मींस ये फलन है, इसका फल है। तो किसका फल? प्राइस। कौन? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ क्यू। तो इसका अर्थ ये है कि अगर प्राइस में, इसका अर्थ क्या होता है कि ये होता है डिपेंड वेरिएबल, डिपेंड वेरिएबल। और जो P होता है ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट है इसके फ्लक्चुएट होने पे जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है उसको फ्लक्चुएट होती है। सीधा सिंपल सी बात है जो इसने कहा था जॉन मार्शल ने कहा। ये होता कैसे है
कि ऐसे होता है कि जैसे ही आप इस प्रकार से लेते हैं, हमने एक सेकंड देखिए इसके बारे में बता दिया। तो ये क्या होता है, ये y एक्सिस को बोलते हैं, फिर x एक्सिस को बोलते हैं। ये है o है, o क्यों बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन होती है। ओके, और डिमांड का स्लोप ये हमने बताया था कि डिमांड ये है, डिमांड का स्लोप। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि डिमांड का स्लोप कैसे क्यों है, ऋणात्मक क्यों होता है, ऋणात्मक ढाल क्यों है। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए कि कोई भी चीज है बेसिक से तो क्यों है, ये जाने और पूरी मजे से रहे, समझे समझा। तो कोई भी डिमांड है, तो डिमांड जैसे ही किसी वस्तु की कीमत एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं। ओके, तो प्राइस है, जैसे ही प्राइस, अगर मान लीजिए प्राइस 10 रुपया है, यहाँ पे मान लेते हैं 8, यहाँ पे मान लेते हैं 6, यहाँ पे मान लेते हैं 4 और यहाँ पे मान लेते हैं 2। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये समझाने के लिए। तो जैसे जैसे समझ लीजिए कि कीमत कितना है 10 रुपया, जो 10 रुपये कीमत है तो 4 उत्पादन की मात्रा है। उत्पादन कितनी मात्रा है, 4 उत्पादन की जा रही है। क्यों, क्योंकि इतना ही मांग है। ठीक है, और जैसे जैसे अगर इसकी कीमत बढ़े कम हो रही है, वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है, उत्पादन की मांग की मात्रा। और जैसे जैसे इसकी कीमत जितनी कम हो रही है, वैसे वैसे जो उत्पादन की मात्रा है क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट्स व्हाई जो डिमांड का स्लोप होता है वो ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होने के कारण आपको पता चलेगा कि ये ऐसे भी होता है। अब इसी प्रकार के और क्या होता है, इसे बोलते हैं सप्लाई करता है। सप्लाई इसको पॉजिटिव स्लोप के साथ धनात्मक मानते हैं। और धनात्मक होने का ये कि इसमें इसका रिलेशन ऐसे होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, उसका जो कीमत होती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसकी सप्लाई बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए 4 है कीमत, तो इसकी सप्लाई इतनी है, 6 है तो इसकी सप्लाई इतनी है, 8 है तो बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई विक्रेता है, कोई बेचने वाला है, प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला है, तो कीमत जितना जितना बढ़ेगा वो उत्साहित होगा कि हमारे पास, इससे समझ में आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई दुकान चला रहे हैं बढ़िया खतरनाक, और आप दुकान चला रहे हैं और आपकी मान लीजिए आप कोई विशेष कोई बाइक ले रहे हैं, बाइक बेचने वाले हैं, और बाइक की कीमत 50,000 है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बाइक की कीमत और बढ़ी 1 लाख हो गई, तो आप और बेचने के लिए तैयार हैं। क्यों, क्योंकि आपको मुनाफा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यही कारण है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसीलिए बाजार से रिलेटेड है, क्या है हमने बता दिया है। नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, तो ये बोलते हैं कि जहां पे डिमांड, और हमने कल बताया था आपको कि जहां डिमांड और सप्लाई कट करती है एक दूसरे को, मांग और पूर्ति, वहीं पे क्वांटिटी का निर्धारण होता है। मान लीजिए ये और वहीं पे प्राइस का निर्धारण होता है। मान लीजिए ये रेट हो गया, मान लें तो जब ये हो गया और ये हो गया तो इसका अर्थ क्या है कि यही से सारी चीजें रेगुलेट होगी, उत्पादन की और उनकी प्राइस पे सप्लाई होगी। तो होता क्या है कि इनका कहना ये है कि ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एक होते प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इसका अर्थ ये होता है कि वो प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ थॉट्स के थे, अर्थात कुछ विचार की मान्यता थी। हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा विचार था उनका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का। सबसे पहला विचार ये था कि जो मांग होती है वो खुद अपनी मांग और पूर्ति जो क्या होती है, एक अदृश्य शक्ति जिसे मांग और पूर्ति करते हैं उसके अनुसार रेगुलेट होती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकपूर्ण होता है, अर्थात जो भी खरीदने वाला है क्या है, विवेकपूर्ण। ठीक, और ये सारी मान्यताओं के साथ इन्हीं सारी स्वतः समायोजन अर्थव्यवस्था, और तीसरा कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से क्या करती है, जो डिमांड और पूर्ति की जो शक्ति होती है उसके द्वारा रेगुलेट करके फिर समायोजित हो जाती है। तो ये 3 नियम जो है
बहुत ही जरूरी है, और एक इसी जो तीन नियमों का पालन करता है उसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इसी में कुछ संशोधन होता है, और 19वीं शताब्दी में एक 19वीं शताब्दी में एक और थॉट आता है 19वीं शताब्दी में, क्या नाम है उसका, नव प्रतिष्ठित। उसी प्रतिष्ठित का क्या है, नव प्रतिष्ठित नया रूप, उसमें मार्शल आता है। तो मार्शल भी उसी 4 चीजों को फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। ओके, क्यों दिया पता चल गया कि क्यों दिया ये कंसेप्ट। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस कितनी बढ़ गई, डिमांड कितना बढ़ गया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, समझ लीजिए कि डिमांड बढ़ गई, तो इनका कहना ये है कि जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे डिमांड बढ़ेगा क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ने से उसकी मांग फिर कम हो जाएगी, और जैसे जैसे मांग कम होगी तो फिर इसी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फिर इसी जगह पे आ जाएगी। इसी प्रकार हमें ऐसे भी कहा कि अगर मान लीजिए डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा है, तो जब डिमांड कम हो गया, डिमांड हमारे पास नहीं है, मुख्य रूप से इनका मतलब है कि जैसे डिमांड कम होगा, सप्लाई जो कीमत होती है वो कीमत गिर जाती है, ये कीमत गिर गई 4 पे आ गई 8 से 4, तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा और डिमांड कम होगा, सप्लाई अधिक होगी, तो कीमत 8 से कम हो जाएगी। जैसे ही कीमत 8 से कम होगी तो लोग और मांग करने लगेंगे, कीमत जैसे ही घटेगी, हमने बताया जैसे ही कीमत घटेगी तुरंत उसका मांग जो है बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा फिर अपने आप इस लेवल पे आ जाएगी, अपने आप को स्टैंड कर लेगी। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, जो परेटो लग गया था, उसका मुख्य रूप से ये था कि बाजार अपने आप में क्या करती है, स्वतः समायोजन करती है। और मुख्य रूप से एक और बात थी, इसको कहा जाता है पार्शियल, मतलब कि किसी एक बाजार के साथ, जैसे मान लीजिए चाय की मांग बढ़ी, उनका कहना यह था कि जैसे चाय की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही चाय की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। देखिए हमने देखा है प्राइस बढ़ गई, तो जैसे ही कीमत बढ़ेगी उसकी फिर कम होने लगेगी, जैसे जिससे कीमत, क्योंकि उससे विपरीत संबंध है प्राइस में और डिमांड में, तो जैसे ही कीमत बढ़ेगी फिर मांग कम हो जाएगी, फिर संतुलन में अर्थव्यवस्था आ जाएगा। इसका अर्थ है कि जो अर्थव्यवस्था क्या होती है संतुलन में, इनके कहने का अर्थ ये है। दूसरा जो कांसेप्ट आया वो है जनरल इक्विलिब्रियम का, सेकंड कांसेप्ट जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट है, बहुत प्यारा कांसेप्ट है। इसका अर्थ ये है कि केवल एक बाजार में नहीं लेके चलना है, इसमें हम पूरी दुनिया के मतलब जो अपने जो अपना अर्थव्यवस्था है उसमें जो रिलेट है, जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूटिव गुड्स है, चाइना पर प्रभाव देखना है, उसके अलावा अगर और कुछ संबंधित है, सारे मार्केट्स को उसमें क्या फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहता है, जो संसाधन जो साधन है, जैसा कि प्रोडक्शन में बताया था कि प्रोडक्शन में एक साधन होते हैं, जो साधन वाले हैं उस बाजार को भी लेके चलते हैं, सारे बाजार को सम्मिलित किया जाता है इसमें। इसीलिए हम इसे जनरल इक्विलिब्रियम या सामान्य संतुलन बोलते हैं। पार्शियल क्या है, सामान्य का ही एक भाग है। ठीक, तो होता क्या है, हमारे पास बहुत इनफ डायग्राम नहीं था, हम बात करेंगे जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था तो इनफ डायग्राम नहीं था, इसको कैसे बताया जाए। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मानते हैं कि प्राइस होता है, ये क्यू का फॉर्म है, बस इतना ही डिफरेंस है। जो प्राइस होता है किसी वस्तु की प्राइस क्वांटिटी की डिफरेंस है। तो इनका कहना यह है कि जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है, उनके कहने का अर्थ होता है ये प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस। इनका कहने का अर्थ है कि जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे मान लीजिए हमें बढ़ा देते हैं तो सप्लाई बढ़ गई, देखिए सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ गई,
जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज की मात्रा सप्लाई अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए समझ लीजिए कि 2 कुंटल अनाज है, गेहूं है, चावल है, 2 कुंटल अनाज है। तो जैसे आपके पास 2 कुंटल अनाज है तो उसकी मात्रा समझ लीजिए क्यू पे है, क्यू मात्रा आप सप्लाई करते हैं, उसकी कीमत फिक्स है मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलो। लेकिन जैसे ही आपके पास 50 कुंटल अनाज हो गया, 100 कुंटल अनाज हो गया, तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी और उसकी कीमत जो बाजार में होगी, समझ लीजिए सबके पास उत्पादन कम हो जाता है उसका, तो उसकी कीमत गिर जाएगी। कोई भी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा होता है तो उसको आप कम वैल्यू देते हैं, समझ में आ रहा है। कोई भी चीज आपके पास बहुत ज्यादा हो गया तो आप उसको कम वैल्यू देंगे, और कम होता है जो चीज उसको आप ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसका पूरा वही है, टोटली कांसेप्ट है। इसी प्रकार से अगर डिमांड जो है, जैसे समझ लीजिए क्वांटिटी कम हो गई, यहाँ भी जैसे ही क्वांटिटी कम होगी ये अपने आप प्राइस बढ़ा देगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगी फिर क्वांटिटी उसी पे आ जाएगी, और फिर अर्थव्यवस्था क्या होगा, ई मतलब इक्विलिब्रियम, इसी पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से समझाया है। लेकिन हमने एक फार्मूला आपको बताया कॉन्सेप्ट में आज के इतना ही होगा। एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये बहुत ही गलत फार्मूला है, और हमने इसके बारे में आपको पहले बताया, नेसेसिटीज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ से एक चीज की आवश्यकता होती है, वो चीज क्या है, वो है कि सारे बाजारों को हम कैसे दिखाएंगे। केवल एक डायग्राम से, केवल डिमांड और सप्लाई कर्व से हम तो एक बाजार की फ्लक्चुएशन को दिखा सकते हैं, लेकिन पूरे को कैसे दिखाएंगे। सारी बाजारें सम्मिलित हो रही है, कम से कम कुछ तो 2-4 बाजार को दिखाना चाहिए, इससे हम मान के चलें। तो यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है। 1881 की बात, 1881 एजवर्थ ने एक डायग्राम दिया, एक बॉक्स दिया। वो बनता कैसे है, एक ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने बाजार की बात की है तो एक बाजार दिखा लिया, लेकिन उसने एक बॉक्स बनाया, क्या कह सकते बॉक्स से आपने, उन्होंने क्या किया, ऐसे समझ लीजिए 2 बाजार है, मान लीजिए 2 बाजार है ऐसे, और ये क्या है, इसका एक्स है, एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इन्होंने क्या किया कि कम सामान्य संतुलन को दिखाने के लिए कि कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 तो दिखाया जाए। सामान्य संतुलन का तो सारी बाजार को दिखाना, लेकिन कम से कम जितना हो सके 2 तो कम से कम दिखाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो ए वाला पार्ट है और बी वाला फिगर है, इसको दोनों को जोड़ दिया, a प्लस b कर दिया। अब a प्लस b करके क्या किया, जो x एक्सिस है ऐसे बना दिया, x एक्सिस को यहाँ बना दिया और y एक्सिस को यहाँ बना दिया। इसको y एक्सिस करके x एक्सिस कर दिया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0। अब क्या होता है, ये वाला भी है और ये b वाला है, दोनों डायग्राम को जोड़ दिया, और जैसे दोनों को जोड़ दिया तो 2 आदमी अगर मान 2 होता है a या b, ये दोनों के लिए एक ही डायग्राम होता है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि दोनों को क्या किया, इसने सम्मिलित कर दिया और इनके प्रभाव को देखा। तो सामान्य संतुलन को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या है, बाउले एजवर्थ बॉक्स। होता क्या है कि समय बीतता है, बाद में इसे अर्थशास्त्री थे विल्फ्रेड पेरेटो, उन्होंने इस बॉक्स का यूज किया अपने सीमांत सिद्धांतों में। 3 सीमांत सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं एजवर्थ बॉक्स कैसे है। तो इस प्रकार से आया और विल्फ्रेड पेरेटो ने इसे बनाया, और इसका जो विकसित करने का श्रेय है वो बाउले का है, प्रोफेसर सर बाउले। और बाउले ने इसे विकसित किया था, इसीलिए जो एजवर्थ बॉक्स है इसका नाम है एजवर्थ बाउले बॉक्स। एजवर्थ बाउले बॉक्स, एजवर्थ बाउले बॉक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। और इसी एजवर्थ बाउले बॉक्स के थ्रू हम इसमें सबसे पहले क्या बनाया, अप्लाई किया गया, किसके लिए बनाया गया, जनरल इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहले संतुलन को दिखाने के लिए, सामान्य संतुलन
कि कंज्यूमर बिहेवियर है, हम चर्चा करेंगे कंजम्पशन पे। तो कंजम्पशन में हम कंज्यूमर बिहेवियर को, उपभोक्ता के व्यवहार को देखते हैं कि कैसे मांग कर रहा है, और प्रोड्यूसर बिहेवियर जैसे कि जो उत्पादक है उसके व्यवहार को देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो कंज्यूमर है उसकी बात, और जो प्रोड्यूसर बिहेवियर जो प्रोडक्शन है उसकी बात, उन दोनों का संतुलन देखते हैं। और जब दोनों का संतुलन देखते हैं तो पहले कंज्यूमर का संतुलन, फिर प्रोड्यूसर का संतुलन, तो दोनों मिला के क्या होता है, जब दोनों रहेंगे तभी फ्रीवेयर होगा, तभी तो काम होगा। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम से एक का संतुलन दिखाई देता है, चाहे इसका चाहे इसका, लेकिन जब जनरल इक्विलिब्रियम में तो दोनों का दिखाई देता है। दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स से उसमें हम सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण तीन चीज देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेकंड होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर दो तरह को, और इसमें क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स तीसरा है, सबसे प्यारा फॉर्मूला है वो जनरल इक्विलिब्रियम। इन तीन चीजों को हम शामिल करते हैं और इन्हीं तीन चीजों को माइक्रो में देखा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से इन तीन चीजों को शामिल किया जाता है। इसके बाद जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम वितरित करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो हमको पैसा मिलता है, इन सारी चीजों के बाद जो पैसा मिलता है, इक्विलिब्रियम के बाद जो पैसा मिलता है, जब बेचने से जो हमको लाभ मिलता है, उसमें से उनके शेयर्स को देते हैं, अर्थात पूंजी ने कितना योगदान दिया उसके शेयर्स को ब्याज देना होता है, जो मजदूरों ने काम किया उसको मजदूरी देनी होती है। ये सब होने के बाद जब तीनों साल पूरी हो जाती है, बिकने लगता है, तब जाकर उसको हम शामिल करते हैं, उनके तनख्वाह देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लाभ देते हैं उनको। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई और इसी तरीके से जनरल इक्विलिब्रियम का संतुलन हुआ। और इसे वाल्रस के द्वारा, जो वाल्रस ने जनरल इक्विलिब्रियम किया है उसको इस बॉक्स के द्वारा, एडवर्ड बाउली बॉक्स के द्वारा समझाने के लिए, सबसे पहले उसी को समझाने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडवर्ड बाउली बॉक्स क्या जो उपयोग है बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, और लेकिन मेन रूप से इसी के लिए आया था कि हम जनरल इक्विलिब्रियम के लिए हम बात कर रहे हैं, तभी जनरल इक्विलिब्रियम को ही देखेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम में हम साधनों का संतुलन लेते हैं। इसे हम दो तरीके से मॉडल होते हैं, जैसे एक होता है 2 मॉडल, जनरल इक्विलिब्रियम का बोलते हैं 2 मॉडल। इसे एडवर्ड बॉक्स का अर्थ होता है कि दो भोक्ता होते हैं, भोक्ता मतलब कंज्यूमर, और दो साधन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक रिएक्टर होते हैं प्रोडक्शन, एक दूसरा सा साइड है, और तीसरा होता है दोनों का एक साथ संतुलन। एडवर्ड बाउली बॉक्स में देखो, एक बार इसका भी होता है, इसका भी होता है, और दोनों का एक साथ भी होता है, वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। तीसरा जो संतुलन होता है इसे हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स इसलिए होता है, इसमें साधन और कंजम्पशन, अर्थात जो साधन होता है और जो वस्तु की उपयोगिता होती है, दोनों को लेके चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, बताया जाएगा इसको डिटेल से। मुख्य रूप से हम इसलिए पूरे बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जनरल इक्विलिब्रियम भी बताना है, और हमें बता रहे हैं कि आप इसको किताब में पढ़ सकते हैं। हमारा काम है कि उसको कनेक्ट करवा रहे हैं कि क्यों आई चीजें, ताकि आपको समझ में आए कि वो पूरा करते हैं चीज, वो पूरी हमारा उद्देश्य है ये। इस क्रांति का अर्थ ये है कि कनेक्ट करवाना है, सारी चीजें आप कनेक्ट करें और समझें और उत्थान हो आपका। मुख्य रूप से इसके बाद हम क्या देखें, हमने देख लिया है कि कैसे किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है, हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम देख लिया, वाल्रस का इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन देख लिया। इसके अलावा हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को देखेंगे कि उपभोक्ता के जो व्यवहार हैं वो किस प्रकार से बदल रहे हैं, किस प्रकार से चीजें घट रही हैं बाजार में, उसको हम लेके चलेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। इतना तो है, क्योंकि जब चीजें समझ में आएंगी तो मजा आएगा। इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम आज देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में।
कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहला मॉडल आता है वो है मॉडल ऑफ मार्शल। मार्शल का सिद्धांत होता है, सबसे पहले मार्शल ही आते हैं, जॉन मार्शल ने क्या दिया था, मार्जिनल थ्योरी दिया था, मार्जिनल थ्योरी। सबसे पहले मैं यही देख रहा है मार्जिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। इसके बाद आया हिक्स, उन्होंने दिया था। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे हिक्स की थ्योरी, उसके बाद हम देखेंगे पीएस एंड विल्सन की थ्योरी, पीएस एंड विल्सन। इस प्रकार से फिर इसके बाद फिर हिक्स आए, इसने कंपल्सरी दिया, कंपल्सरी थ्योरी। तो पहले हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से, मतलब बहुत स्टार्ट में उसकी मेन मुद्दा को बताया गया है, इसको लेके चलेंगे। इसके बाद इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको पढ़िए, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करवाने में आप कैसे पढ़ें, किस प्रकार से चीजें आई, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करना सीख जाए तो भूलेगा नहीं, उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस कांसेप्ट को हम बढ़ाते चलेंगे, कल फिर अगली वीडियो आएगी आपके लिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव है, पहली बात तो ये कि पढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करने का आप उसे समझ के हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप अपना काम करिए और पूरा एकदम बिंदास से काम करना है। और आपको नहीं समझ में आए तो फिर बताएंगे, कल फिर वीडियो बनेगी, फिर आपके पास वीडियो पहुंचेगी और इस हिसाब से हम चलेंगे। इसी आधार के साथ, कनेक्ट करने के साथ, जो कनेक्ट करने की मुहिम है इसी को हम आगे लेके चलेंगे और इस क्रांति की शुरुआत हो गई, इसको चलते रहना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप कमेंट करें, बॉक्स में नहीं समझ में आया कोई चीज। हम आज के वर्ड बॉक्स के बारे में इसलिए नहीं बताया कि हमारा मेन मुद्दा जनरल इक्विलिब्रियम था, वो बताना था कि क्यों आया। और सारी चीजें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार से कनेक्ट करने वाली चीजें नहीं मिलेंगी आपको, एक जगह नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने आपको बता दिया और फिर आप उसको पढ़ें। ठीक है, और एकदम मस्त से रहिए, जब आप अपडेट रहते रहिए कि सरकार की सब जो पॉलिसीज हो रही है, क्यों हो रही है, बढ़ती जा रही है, सब आपको अपडेट होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय मां भारती, धन्यवाद, जय हिंद।